हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 13 नवंबर 2020 के एडिटोरियल और ओपेड का जो सेक्शन है वहाँ के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, तो फीडबैक ज़रूर देना कि किस तरीके की वीडियो बनी है, और अगर कहीं इसमें कुछ एडिशन करने की आवश्यकता होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट आर्टिकल that actually came with the heading, can the right to work be made real in India? तो ये हेडिंग था इस एडिटोरियल का, और इसका रिप्लाई भी यहीं पे मिल जाता है कि जी हाँ, राइट टू वर्क जो है उसको बिल्कुल वास्तविक बनाया जा सकता है विथ पॉलिटिकल विल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। आई थिंक यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज नहीं आएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएगा। तो पॉलिटिकल विल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, अगर ये दोनों आपके पास है तो जी हाँ, इसको रियल बनाया जा सकता है। इस आर्टिकल में देखिए, दो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत की जाती है जर्नलिस्ट के द्वारा, कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और उसका 1 बाय 1 जो है रिप्लाई किया जाता है दो एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो उन एक्सपर्ट्स के यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करे गए हैं। हमने क्या किया है कि कंबाइनली जो क्वेश्चन पुट किए गए थे उनके रिप्लाई को हमने कंबाइन करके एक सिस्टमेटिकली ढंग से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि कैन ए सिटीजन डिमांड वर्क एज ए राइट एंड इज इट द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कोई फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू वर्क की बात नहीं की गई है। तो सिटीजन जो है वो डिमांड नहीं कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ जाके कि हमें काम दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये देखो, इन दोनों को समझने के लिए हमारे पास एक आर्टिकल है 41, दैट इज डीपीएसपी का जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 41, ये बात करता है द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। और भी यहाँ पे जो आर्टिकल में एक्स्ट्रा बातें लिखी गई है उसको आप जब पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन जो है वो डील करता है कि जी हाँ, राइट टू वर्क जो है इसकी बात तो की जा रही है, लेकिन बात यह है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर जस्ट अ मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी हाँ, राइट टू वर्क का जो प्रोविज़न है इनको लेके आना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कितनी है, उनकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली जितना भी उनसे पॉसिबल हो सकता है वो करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। सेकेंड, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वर्क इंटरनेशनली एंड इन इंडिया। तो राइट टू वर्क का जो स्टेटस है इंटरनेशनली अगर देखा जाए और इंडिया में देखा जाए तो क्या है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल से हमें रिप्लाईज का ये मिलता है कि जी हाँ, राइट टू वर्क जो है ये बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान से ही बात की जा रही है कि राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि हमारे प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है उसने भी इसको इंक्लूड किया है। दैट मीन्स कि राइट टू वर्क जो है दिस इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें मिल जाते हैं, और ये हमें आंसर मिलता है क्या इंटरनेशनल लेवल पे राइट टू वर्क की बात की जाती है या फिर नहीं की जाती है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन जी हाँ, हमारे पास कुछ MG नरेगा करके कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी ये राइट टू वर्क की बात तो करता है, लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैग है, हमारे इंडिया में लैग है। इसके अलावा MG नरेगा जो है, देखिए इसको सेपरेटली आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्या इसके फीचर्स है, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कोविड पैंडमिक के दौरान बहुत सा पैसा जो है फंड जो है प्रोवाइड किया गया MG नरेगा के तहत। तो उसके क्या फीचर्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि अगले साल एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टली MG नरेगा के जो फीचर्स है वो, तो आपने उसको सेपरेट स्टडी करना है। एक लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है MG नरेगा के कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल में कि इन केस की जो प्रोवाइडेड फीचर्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर MG नरेगा एक्ट के तहत, तो अगर किसी को काम नहीं दिया जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की यहाँ पे डिमांड कर सकता है और स्टेट को वहाँ पे प्रोवाइड भी करना पड़ेगा।
ठीक है जी, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया जाता है, इज दिस राइट टू वर्क रेलिवेंट एज ए कंसेप्ट एनीमोर गिवन दैट मोस्ट कंट्रीज हैव एम्ब्रेस्ड द मार्केट इकोनॉमी in there has been seeing a declining job to GDP ratio and mostly jobless growth with labor also subject to law of market। तो ये भारी भरकम सा एक सवाल पूछा गया, तो सबसे पहला इसका रिप्लाई तो यही है कि जी हाँ, हमें अभी आवश्यकता है, गवर्नमेंट को जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करवानी चाहिए। करवानी यहाँ पे क्यों चाहिए गवर्नमेंट को जॉब, क्योंकि अगर हम पिछले पास्ट 2 डेकेड की बात करें तो वहाँ पे न सिर्फ जॉब क्रिएशन बहुत कम रहा है, बल्कि जो पहले जॉब क्रिएशन हुई थी वो भी कहीं ना कहीं लोगों के हाथों से चली गई। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है दोस्तों, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। तो ये भी हमने सेपरेटली इसको स्टडी करना है। जॉबलेस ग्रोथ, अब देखिए नाम से स्पष्ट है, ग्रोथ तो हो रहा है आपकी कंट्री का, लेकिन ये जो ग्रोथ है इसका रिजल्ट जॉब क्रिएशन के रूप में नहीं आ रहा है। मतलब ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन जॉब क्रिएशन जो है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है, उसको जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। और फिर इसी के रिप्लाई में, इस क्वेश्चन के रिप्लाई में हमें और बातें पता चलती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी तरीके से अपने आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना है कि देखिए जीडीपी जो है वो तो किसी भी तरीके से ग्रो हो सकती है, चाहे आप मेडिसिन मैन्युफैक्चर करो, चाहे आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो मिसाइल्स वगैरह, एटम बम जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग करो, जीडीपी तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन दिस इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि हमने क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है। हमें मेडिसिन बनाना है, लोगों को बचाना है, या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना है कि लोगों को मार के जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। उसके बाद यहीं पे एक और हमें स्टेटमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, कि जिस तरीके से हमने अभी बात किया कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो तो हम किसी भी इन दोनों तरीके में से बढ़ा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर मेज़र करना हो तो इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। चाहे तो हम जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है उसके हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट है वो कितना है, या फिर अगर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा जो है उससे भी हम अपने कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल है उसका पता कर सकते हैं। तो आई थिंक कि मैंने पहले इस स्टेटमेंट को गलत रीड कर दिया कि जीडीपी को कैसे मेज़र किया जाता है। जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी कंट्री का उसको 2 तरीके से मेज़र किया जा सकता है। जीडीपी रेट जो है वो कितना है उसके तरीके से भी आप मेज़र कर सकते हो, जीडीपी पर कैपिटा कितना है, दैट मीन्स कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, इस तरीके से भी आप डेवलपमेंट लेवल को मेज़र कर सकते हो। तो दिस इज़ अप टू यू कि आपने किस मेजर को आपने अडॉप्ट करना है। अब स्वाभाविक सी बात है, व्हेन इट कम्स टू जीडीपी पर कैपिटा या फिर पर कैपिटा इनकम की बात करो, वो सबसे अच्छा मेजर है। ये बतलाएगा आपको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल जो है वो कितना रहा है और कितना इफेक्टिव रहा है। क्योंकि देखिए ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में कि डज जीडीपी और इंक्रीजिंग रेट ऑफ जीडीपी रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जीडीपी ग्रोथ रेट चाहे 10% हो चाहे 20% हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब पता चलेगा? जीडीपी पर कैपिटा से, ठीक है। सो आई होप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस दोनों स्टेटमेंट के तहत आपको अब क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में यहाँ पे 2-4 और लाइनें यहाँ पे ऐड की जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इंडिया इज़ लेबर अबंडेंट कंट्री। अब क्योंकि इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो अगर यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है उसको आप इंपोर्ट करते हो या फिर प्रमोट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इफेक्टिव प्रूव होने वाला तो कहीं से भी नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पे मेंशन करी गई है। देन अब लेबर की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहाँ पे ऑफकोर्स लेबर अबंडेंट हो जैसे कि इंडिया में है। तो यहाँ पे अब दूसरा सवाल ये है कि फिर हम टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वेस्टर्न कंट्रीज़ तो करती है, हम क्यों ना करें? तो वेस्टर्न कंट्री देखिए इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर जो है वो उतना अबंडेंस में नहीं है। तो क्यों जहाँ पे लेबर स्कैर्स होगी वहाँ पे ऑफकोर्स वहाँ पे टेक्नोलॉजी का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन के कंटेक्स्ट में ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। और अगर इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप ले लिया कि हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है उसको लेके अगर हम डेवलपमेंट की बात करना शुरू कर देंगे, तो इसका रिजल्ट एक ही बात होगा, जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो जाएगी नो डाउट, लेकिन जॉब नहीं मिल पाएगी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी आर्टिकल में एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ एग्जैक्टली डू वी मेक द राइट टू वर्क।
तो राइट टू वर्क जो है असल में ये काम करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रिप्लाई यहाँ पे किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि डिसेंट्रलाइज आप कर दीजिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग को। तो ये कुछ उस तरीके का ही एक सिस्टम है एमजी नरेगा टाइप का, जहाँ पे जॉब प्रोवाइड करने की बात की जाती है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। पहला यहाँ पे रिप्लाई ये है। देन उसके अलावा बात की गई है कि यहाँ पे फेयर वेज जो है वो मिलना चाहिए, वर्क आवर्स जो है वो रेगुलेटेड होने चाहिए, सोशल वर्क की यहाँ पे बात की गई है। देन यहाँ पे बात की गई है कि अब सोशल वर्क का जो काम है ये हो तो सकता था इंडिया में, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स जो है इसका क्रिएशन इंडिया में बहुत कम रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ये कुछ हमें जो पॉइंट है इस आर्टिकल से हमें मिल जाते हैं। देन एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग जो इस पूरे आर्टिकल से निकल के आता है कि इज द राइट टू वर्क द सेम एज एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो क्या राइट टू वर्क जो है क्या ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये दोनों सिनोनिमस है। तो सिनोनिम्स ये बिल्कुल भी नहीं है। इस आर्टिकल में हमें पता चलता है कि राइट टू वर्क जो है इट इज़ एक्चुअली अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गारंटी का मतलब ये है जॉब तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन जॉब की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, क्या आपके लिए वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो राइट टू वर्क जो है ये सब कुछ इंक्लूड करता है, ठीक है, इसमें सभी के वेलफेयर की बात की जाती है, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, सभी के वेलफेयर की बात की जाती है। और यहाँ पे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी में कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, यस ठीक है, आपको काम दे दिया जाएगा, लेकिन वर्किंग कंडीशन की कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं दी जाएगी, 16-16 घंटे भी आपसे काम करवाया जा सकता है। इसमें अगला क्वेश्चन इस आर्टिकल से एक और निकल के आता है कि स्पीकिंग ऑफ द स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी इन इट्स बिहार पोल मैनिफेस्टो प्रोमिस्ड 10 लाख गवर्नमेंट जॉब एज ए मेजर टुवर्ड्स द राइट टू वर्क, हाउ फिजिबल इज दिस अप्रोच वेयर द स्टेट इज अ मेजर एम्प्लॉयर। तो ये बिहार के इलेक्शन में आरजेडी ने यहाँ पे अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये लिखा कि हम 10 लाख गवर्नमेंट जॉब जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये फिजिबल है कि सरकार खुद एक एम्प्लॉयर बन के आ जाए और लोगों को जॉब देना शुरू कर दे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टंट था, अपीलिंग एलिमेंट था, पहली बात ये रिप्लाई आता है एक्सपर्ट्स की तरफ से इस आर्टिकल में। और जहाँ तक ये 10 लाख गवर्नमेंट जॉब की बात है तो देखिए ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो थे ये ऑलरेडी सैंक्शन थे पोस्ट। बात ये थी कि अभी तक ये फुलफिल इसको नहीं किए गए थे। अब ये पोस्ट देख के आपको हैरानी होगी कि कितने इसेंशियल पोस्ट थे ये पोस्ट है टीचर्स के, नर्सेस के, आशा वर्कर्स के, डॉक्टर्स के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जितने भी आपके इसेंशियल पोस्ट थे उसको फुल ही नहीं किया गया था, इसको फिल नहीं किया गया था। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये पोस्टें फिल कर दी जाती है तो डबल बेनिफिट होंगे। एक तो जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, सेकंड थिंग ये है कि जिस चीज़ की वास्तविक रिक्वायरमेंट है बिहार में तो वो लोगों को जरूर पब्लिक सर्विसेज के रूप में वहाँ पे मिल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है पीपल ऑफन साइट द एग्जाम्पल ऑफ थाईलैंड which has a universal basic healthcare system that is labor intensive. It solves two problems at the same time. It builds social infrastructure and create job. In that can this adopt for India? ये यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा लास्ट में गलत हो गया। तो क्या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है क्या ये इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके से इसका जवाब तो हाँ ही आएगा कि एक ऐसा सिस्टम थाईलैंड में जहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाती है और वो भी कम्युनिटी इन्वॉल्व है जहाँ पे, तो उसको कोई भी क्यों मना करेगा। दैट मीन्स कि अब इसके तो डबल बेनिफिट हो रहे हैं आपको। एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल वगैरह आप बनवा रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को जॉब मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मतलब एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। तो इसको किसी भी हालात में कोई भी कंट्री ना तो कर ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता ही नहीं है कि इस तरीके का जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम का, वो प्राइवेट सेक्टर लेके आए कि गवर्नमेंट सेक्टर लेके आए, कोई भी लेके आए, ये स्टेप को हमेशा ही वेलकम किया जाएगा किसी भी कंट्री में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने 44 लेबर्स लॉ जो है उसको रिड्यूस करके 4 लेबर लॉ कोड जो है उसको उसमें रिड्यूस कर दिया, जिसका कि बहुत बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज भी हमें देखने को मिला वर्कर्स के द्वारा। तो इस पे कुछ कमेंट कीजिए। तो इसमें आपको जो रिप्लाई मिलता है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन
वहाँ से देखने को मिलती है कि जो लेबर लॉज जो है बिल्कुल अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इन 44 लॉज को रिड्यूस करके 4 लेबर कोड में आपने जब इसको रिड्यूस किया तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं लेबर्स जो है उनके इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हुए होंगे, और ये बात स्पष्ट भी है। और एक ही यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने इस बात को ख़त्म कर दिया कि जो इंडिया के लेबर्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट किसको करते हैं, जिसका परमानेंट जॉब है। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उसकी देख रेख कौन करेगा। और लास्ट में इस आर्टिकल के हमें देखने को ये मिलता है, लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू लेयर जो है और राइट टू वर्क जो है इसमें से हमें किसको चूज़ करना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी एक बात है, हमें एक ही कंसेप्ट लेके चलना चाहिए। 8 आवर्स वर्क, 8 घंटे काम के होने चाहिए, 8 घंटे लेयर के होने चाहिए और 8 घंटे रेस्ट के होने चाहिए। ये एक सबसे बेस्ट फार्मूला लेके चला जाता है किसी भी कंट्री में लेबर के वेलफेयर को देखते हुए। लेकिन इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो ये ज़्यादा और अच्छा हमारे लिए रहेगा। किस एंगल से हम देखें कि भैया आप ऐसा करो, 8 घंटे जो है वो एक अच्छा जॉब दे दो, एक अच्छा जॉब दे दो। अच्छा जॉब से यहाँ पे हमारा तात्पर्य ये है कि वहाँ पे लेबर वेलफेयर की बात की गई है, जो वर्किंग कंडीशन है वो फेवरेबल है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हमें 8 घंटे का काम मिल जाता है तो जो रेस्ट की 2 बातें हमने अभी की, लेयर और रेस्ट की, तो ये अपने आप ही फुलफिल हो जाएंगे। और फिर जो दूसरे आपके एक्सपर्ट्स थे उनका ये कहना था कि हम राइट टू वर्क की बात ही क्यों कर रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए राइट टू लेजी की, क्योंकि राइट टू वर्क की जो डेफिनेशन है हालांकि वो बहुत ब्रॉडर है, पर फिर भी एक्सप्लॉयटेशन जरूर किया जाएगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर काम करवाया जा रहा है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ये इस बात पे ही टिकी है कि किसी तरीके से मजदूरों का शोषण किया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। तो यहाँ पे राइटर ये कहता है कि हमें यहाँ पे राइट टू लेजी की बात करना चाहिए, क्योंकि राइट टू वर्क जो है ये कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है राइट टू या फिर आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है। सो इसके साथ ही पहला आर्टिकल जो आपका ख़त्म होता है, बहुत ही शानदार आर्टिकल था। मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने से भी खुद इस आर्टिकल को रीड कीजिए द हिंदू के। उसके बाद सेकेंड आर्टिकल आता है आपका द पॉइंट ऑफ कवरिंग एन इलेक्शन। तो देखिए इतना खासा कुछ इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में तो नहीं है। इस आर्टिकल में एक रिपोर्टर है जो कि कवर करते हैं बिहार के इलेक्शन को। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि जब हम इलेक्शन को कवर करते हैं तो सिर्फ हम इलेक्शन से रिलेटेड जो डेटा है सिर्फ उसको इकट्ठा करते हैं। पॉलिटिकल जो मोड है कंट्री का या फिर जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल मोड कैसा है, एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि हम वहाँ पे जाके लोगों का क्या मोड चल रहा, मूड जो है इस पूरे इलेक्शन को लेकर उसको जाना जाए। लेकिन वहाँ जाके जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो हमें पता चलती हैं और बहुत से दूसरे जो चीज़ें हैं जो कि वहाँ से ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस इस पूरे आर्टिकल में शेयर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हमारे लिए इस आर्टिकल से निकल जाती है जिसको कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट रीड आउट फॉर यू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डज रिपोर्टिंग ऑल्सो इंक्लूड प्रिडिक्टिंग द विनर्स। तो इसके साथ ही 2-4 और लाइनें वहाँ पे लिखी हुई थी और वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जो जर्नलिज्म है उसका जो लेवल है वो कितना नीचे चला गया है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें जर्नलिज्म की तो जर्नलिज्म मतलब क्या है कि जो चीज़ आपके सामने है बस उसको दिखाया जाए, ठीक है, उसको ही दिखाया जाए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो मतलब कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे जजमेंट दिया जा रहा है। तो आई होप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो वहाँ पे जब ये रिपोर्टर साहब जाते हैं तो जब ये कवरेज करते हैं पूरे इलेक्शन को तो कुछ वोटर्स इश्यूज़ हैं वो सामने निकल के आते हैं। तो बिहार में इनको देखने को चलता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन जो है वो एक मुद्दा है, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मुद्दा है, शॉर्टेजेस ऑफ टीचर्स, मेडिसिन ये एक मुद्दा है। और वहाँ पे इन्हें ये भी पता चलता है कि 2 तरीके के वोटर्स हैं बिहार में। एक वोटर वो है जो ये कहता है कि जो पार्टी जीत रही है उसको ही वोट देंगे, और एक वोटर वो है जिसको कि साइलेंट वोटर कहते हैं, वो हवा किधर चल रही है उधर नहीं जाना चाहते हैं, वो अपने मन से अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट डालना चाहते हैं, जिनको कि ये साइलेंट वोटर कहते हैं। फिर प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ इस आर्टिकल से हमें मिल गई जो कि है सूरजपुरी लैंग्वेज जो है। तो सूरजपुरी लैंग्वेज अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो ये सीमांचल का एक डायलेक्ट है जो कि बहुत ही क्लोज है बांग्ला लैंग्वेज के।
ठीक है, तो ये भी हमने याद रखना है। फिर यहाँ पे इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि किसानगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे सिचुएशन जो है कितनी वर्स्ट है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई आशा वर्कर्स नहीं है। तो इस तरीके से इस पूरे आर्टिकल में बिहार के इलेक्शन को कवर करते करते और दूसरे जो ग्राउंड रियलिटीज़ है कैसे उससे इनका फेस ऑफ जो होता है उसके बारे में इस आर्टिकल को बताया गया है। उसके बाद थर्ड आर्टिकल जो है वो डील करता है आपका पोस्ट ब्रेक्सिट एरा। तो ब्रेक्सिट जैसा कि हमें मालूम है इसका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जो कि 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है ये डील करता है कि इसके बाद में एक जो डील जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है वो ये है कि यूके ने हाल ही में अक्टूबर में एक ट्रेड पैक्ट साइन किया जापान के साथ में। ठीक है, तो हालांकि अब ये दो ऐसे कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड पैक्ट हो रहा है जिसका अब इंडिया का इसमें ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो पहले मैंने सोचा कि इस आर्टिकल को कवर ना किया जाए, पर फिर भी जब थोड़ा सा गहराई में रीड करते हैं तो कुछ दो चार बातें हमारे लिए यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में इस आर्टिकल से भी हमें मिल जाते हैं। जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर प्रेफरेंसेस ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे टॉपिक इस आर्टिकल से हमें मिल जाता है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो आजकल प्रीलिम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये XYZ कंट्रीज़ जो है मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो TPP जो है आपका इसके 12 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हो। और ये बेसिकली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है क्या, तो ये बेसिकली एक आपका ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका कि एम ये है कि हमने जो टैरिफ जो है उसको या तो बिल्कुल ही ज़ीरो कर देना है, बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है, या फिर धीरे धीरे इसको कम करना है। ठीक है, तो ये बात की गई है, टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर है उसको एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करने की बात की जा रही है। तो TPP एक ट्रेड एग्रीमेंट है। अब जब TPP को आप डिटेल में स्टडी करोगे तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको निकल के आएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ता है। एक पर्टिकुलर आपको एंगल बतला देता हूँ कि अगर TPP का मेंबर क्योंकि इंडिया नहीं है तो किस तरीके से इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट होता है। इंडिया देखिए इस तरीके से अफेक्ट होता है कि वियतनाम जैसी जो कंट्री है वो अपना जो गारमेंट है वो US को बेचती है, किसी भी तरीके का कोई भी इन पे टैरिफ नहीं लगाया जाता है। अगर आर्टिकल जो है अगर इंडिया बेचता है तो उस पर 14 से लेकर 30% तक का यहाँ पे टैरिफ लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो इंडियन जो आपके प्लेयर्स हैं उनको कितना नुकसान इस पर्टिकुलर ट्रेड ग्रुप से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस आर्टिकल को आप समझ सकते हो। फोर्थ आर्टिकल को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल जो था ये डील करता था अर्णव गोस्वामी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दी थी। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बतलाया ये जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी जैसे बहुत से और भी दूसरे लोग थे जिनको कि बेल जो था वो ग्रांट किया जा सकता था इन द रीसेंट पास्ट। अभी भी बहुत से लोग हैं उनको नहीं दिया गया, लेकिन वाई मतलब कि दे चूज़ अर्णव गोस्वामी एट द फर्स्ट प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क जो है ये उठाया जा रहा है जुडिशरी पे इस पूरे आर्टिकल में। तो ज़्यादा कुछ हमारे लिए वहाँ पे है नहीं, पूरी जो कहानी है अर्णव गोस्वामी की वो बतलाई गई है। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है, राइट टू लाइफ जो है, आर्टिकल 21 जो है उसको आप अलग से सेपरेटली इसको स्टडी कर सकते हो। आज का जो लास्ट आर्टिकल रहेगा वो है लाइक लॉन्ग कोविड देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रम्प। तो ये आर्टिकल भी कहीं ना कहीं देखने से ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी, ज़्यादा कुछ हमारे काम का नहीं रहेगा, पर फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ हमारे काम का यहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले तो अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि कैसे कोरोना वायरस के अराइवल से पहले सब कुछ ट्रंप के फेवर में ही चल रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे ही कोरोना वायरस जो है इसका अराइवल होता है तो इसको रिस्पॉन्ड जो है वो कैसे किया ट्रंप ने। तो कुछ यहाँ पे मेजर्स लिए गए, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस लेके आया गया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात की गई। और जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात की जाएगी तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे एक जो बेलिजरेंट जो है टुवर्ड्स चाइना उसकी भी बात की जाएगी। तो इन सभी रिस्पॉन्सेस को ही यहाँ पे एक मुद्दा बना के जो बाइडेन ने ट्रंप को इस पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है इसे आउस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा अगर हम ट्रंप वर्सेस बाइडेन की बात अगर करें तो सिर्फ बहुत छोटी सी फिलॉसफी है। ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कल्चरल पॉलिटिक्स की,
अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन कल्चर फर्स्ट, तो सब कुछ अमेरिका अमेरिका अमेरिका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डेमोक्रेट के जो बाइडन की बात करें तो उन्होंने बेसिकली, अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, वो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक लिबरल थॉट जो है कहीं ना कहीं इसने आउटवे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है उसको। फिर से वही बात आ गया कि कल्चरल वर्सेस इकोनॉमिक वॉरिस जो है उसकी बात की जाती है। तो देखिए ट्रंप की जो फिलॉसफी है बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में समझा, और ये हमें एक सर्वे से भी पता चलता है कि अमेरिका के सर्वे से पता हमें ये चलता है कि वहाँ के जो वाइट वर्किंग क्लास है कहीं ना कहीं अब वो भी ऐसा सोचने लग पड़े हैं कि उनका जो वे ऑफ स्टैंडर्ड जो है, उनका वे ऑफ लिविंग जो है वही बेस्ट है, और किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है अमेरिकन जो कल्चर है उस पर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए किसी दूसरी कंट्री का। अब वहाँ के लोग भी ऐसा मानने लगे हैं। पहले अमेरिकन को हम कहते थे बहुत लिबरल है, बहुत फ्रीडम है, फ्रीडम के सपोर्टर्स हैं वो, लेकिन जब कोविड-19 का यहाँ पे टाइम पीरियड आता है तो सभी को घरों में यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस आर्टिकल में बात की गई है। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल प्रैक्टिसेस हुए हैं। तो अब इलेक्शन में मेल प्रैक्टिसेस हुए हैं वो बंदा कह रहा है जिसके खुद के इलेक्शन जीतने पे सवाल निशान जो है उठाए गए थे पिछले इलेक्शन में। और इस आर्टिकल से लास्ट में एक और बात हमें इंटरेस्टिंग पता ये चलती है कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी भी बात की गई है कि कैसे इंडिया का जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, कैसे उसके लूप होल्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कि पिछले इलेक्शन में अगर हम बात करें तो मोदी साहब को 55% सीट जो है वो मिल तो जाती है, लेकिन पॉपुलर वोट्स कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 33%। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही दिल दहला देने वाला यहाँ पे ये नंबर है कि सिर्फ 33% लोगों ने कहा कि एनडीए की गवर्नमेंट बननी चाहिए, रेस्ट ने कहा नहीं बननी चाहिए, बट स्टिल दे आर इन पावर। तो इस तरीके से ये बातें काफ़ी डीप है, इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर अगेन यहाँ पे बात ये की गई है कि कैसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट अगर मिल जाती है तो वो कैसे वो यहाँ पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म कर सकता है, और जो रेस्ट 271 सीट जिसको मिला वो क्या करेगा, उसका कोई भी पूछगिछ नहीं है। तो इस तरीके से इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। और लेक्चर के लास्ट में दो नए टर्म्स यहाँ पे हमें देखने को मिले पूरे इस आर्टिकल में कि डेमागोगी क्या होता है। डेमागोगी जो है इसका मतलब होता है कि किस तरीके से आपने जो अनएजुकेटेड जो आपकी पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से आपने अपीज़ किया, किसी भी तरीके का कोई रैशनल ओपिनियन आपने नहीं क्रिएट किया, बस किस तरीके से उन लोगों को आपने अपीज़ किया अगेंस्ट एलिट ग्रुप आप कह सकते हो। इस तरीके की जो पॉलिटिक्स होती है उसको डेमागोगी कहते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि यूएस में मीडिया का क्या रोल था। तो यूएस की मीडिया ने इस बार मन बना लिया था कि जो मर्जी हो जाए, ट्रम्प को इस बार आउस्ट करना है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से एट एनी कॉस्ट। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।